नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं जतिन ठाकुर। आज हम एक खास चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां, लगातार हम देख रहे हैं कि देश विदेश में कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है। इसी पर आज हमारे साथ चर्चा में महत्वपूर्ण जो अपनी बात रखने जा रहे हैं, ख्यात पत्रकार, विशेष हम ये कहें कि इन्होंने शहर पर पैनी नज़र खबरों पर, हर खबर पर इनकी पैनी नज़र रहती है। जी, हम बात कर रहे हैं ख्यात पत्रकार अभिलाष शुक्ला सर की, जिन्होंने चाहे वो कोरोना संक्रमण की बात हो या हर तरह से हर मुद्दे पर काफ़ी गंभीरता से अपना पक्ष और अपनी बात रखी है। और हमारे साथ इस खास चर्चा में है खबर मध्य प्रदेश के एडिटर इन चीफ सनातन सर, जो हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए हैं। बात करते हैं हम कोरोना संक्रमण को लेकर। सर, लगातार तीसरी लहर की भी अब आशंका सामने आ रही है। देश विदेश में कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक विश्लेषक की दृष्टि से आप इसे किस तरह देखते हैं सर? जी जतिन, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय कोरोना की तीसरी लहर की पूरी आशंका है। जतिन, आप देखेंगे कि कोरोना एक ट्रेंड पे चल रहा है। दिसंबर 2019 में जब चीन के वुहान में कोरोना आया था, उसके बाद जनवरी 20 में अपने इंडिया में पहला केस मिला था और दिवाली अपने होली के समय पीएम मोदी ने अपील भी की थी कि हम होली से थोड़ी सी सावधानी बरतें। उसके तुरंत बाद आपने देखा होगा कि अप्रैल, मई और जून में अपने को लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा था। जून जुलाई में थोड़ी राहत मिली थी, दिवाली निकली थी कि दिसंबर में फिर केसेस बढ़ने लगे थे। और उसके बाद जब जनवरी 21 से वापस वही ट्रेंड एक बार वापस फॉलो किया था कोरोना ने। और आपने देखा था कि मार्च के बाद एकदम से दूसरी लहर आई थी, जिसमें हमने कई खौफनाक मंजर भी देखे थे। अस्पतालों में बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन चलो वो दौर भी हमने जैसे तैसे निकाला और जून जुलाई से कुछ राहत महसूस हुई। अभी 2-3 महीने हमने निकाले ही हैं कि नवंबर में फिर एक बार केसेस बढ़ना वापस शुरू हो गए हैं। और दिसंबर आते आते आज की तारीख में इंदौर में 22 केस है, तो मध्य प्रदेश में 32 केस सामने आए हैं। और ये स्थिति अब जैसे जनवरी में आज ही बयान आए वरिष्ठ अधिकारियों के कि जनवरी में, आकाश त्रिपाठी का भी बयान आया कि जनवरी में 15 जनवरी के बाद केसेस बढ़ेंगे। तो एक वही ट्रेंड है जतिन, आप देखेंगे शुरू से लेके कि कोरोना का एक उसके म्यूटेंट जरूर हो रहे हैं, वेरिएंट बदल रहे हैं, लेकिन एक ट्रेंड पे चल रहा है। अभी हम देखेंगे वो पूरे भारत में करीब 17 राज्यों में 405 मरीज इस समय हैं। और ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया वो काफ़ी खतरनाक दिख रहा है इस समय। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन इतना घातक नहीं है। लेकिन अब जो नए सर्वे और नए रिसर्च आई है उसके मुताबिक ओमिक्रॉन और बहुत घातक होता जा रहा है। तो जो 17 राज्य हैं उसमें करीब 405 मरीज हैं और तमिलनाडु में 33 हैं और अपने मध्य प्रदेश में 32 मरीज हैं, जो कि कहीं ना कहीं चिंता की बात है। अब पीएम मोदी ने भी परसों मीटिंग ली थी और उन्होंने ज़रूर कहा था कि भाई महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, हमें अभी सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। विदेश की बात करें तो जतिन, आप देखेंगे कि अमेरिका में करीब 2 लाख के लगभग केसेस हैं और अभी 50 करोड़ मुफ्त जांच करने जा रहा है अमेरिका। इसी तरह भी चीन में जो शियान शहर है वो करीब 1.25 करोड़ उसकी आबादी है, वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया गया है पिछले गुरुवार से, वहाँ पे लॉकडाउन की स्थिति है। इटली में भी काफ़ी सख्ती कर दी गई है, ब्रिटेन में भी ये स्थिति है। साउथ अपने कोरिया में तो करीब 109 मरीज की डेथ हुई है एक ही दिन में। तो जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है ओमिक्रॉन, ये काफ़ी खतरनाक नज़र आ रहा है जतिन। इससे लगता है कि निश्चित ही आने वाले समय में कुछ संकट पैदा करेगा। सर, प्रदेश में वापसी प्रतिबंध लगाने की लेकर चर्चाएं चल रही है, तो सर इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि जैसे मैं प्रदेश सरकार के इस कदम की सराहना करूंगा कि उसने समय रहते, क्योंकि पिछली जो 2 लहर हमने देखी है उसमें कहीं ना कहीं सरकार ने कदम उठाने में देरी की, उसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। आप देखेंगे कि 17 नवंबर को हमने सारी राहत, मतलब सारे प्रतिबंध सरकार ने खत्म किए थे। आज कुल मिला के 38-39 दिन बाद हम वापस प्रतिबंध की ओर लौटे हैं। तो मुझे लगता है कि जो नाइट कर्फ्यू है, तो सरकार कहीं लेट नाइट जो पार्टीज होती हैं उस तरह को रोकने की कोशिश कर रही है। और अगर ये हालात रहे तो हो सकता है आने वाले समय में सरकार को और कड़े प्रतिबंध लगाने पड़े। क्या सर ऐसा हो सकता है कि 31 दिसंबर आने वाला है, इसको लेकर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया हो? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए कि अगर तो 31 आप देखेंगे कि इंदौर में करीब 500 से ज़्यादा बड़े आयोजन होते हैं और जो छोटे 31 के आयोजन हैं उनकी तो हम गिनती भी नहीं कर सकते। और करीब 1.5 से 2 लाख लोगों की गैदरिंग होती है। तो कोरोना का तो सीधा सा हिसाब है, जहाँ भीड़ जुटी वहाँ कोरोना के संभावना पूरी है। तो सरकार ने इसी एहतियातन ये कदम उठाया और मुझे लगता है ये कदम कहीं ना कहीं कारगर साबित होंगे जतिन। सर, मैं आपसे एक और ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये प्रतिबंध कितना कारगर होगा? देखिए सर, प्रतिबंध वाकई में कारगर है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना से बचने के 3 ही रास्ते हैं: मास्क, 2 गज की दूरी और वैक्सीनेशन। अगर भीड़ नहीं जुटेगी तो कोरोना से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। पहली लहर में हमने देखा कि सख्त लॉकडाउन का लोगों ने पालन किया, लोग घरों में कैद रहे, तो उस तरह से प्रसार नहीं हो पाया।
पहली लहर के बाद थोड़ा सा आदमियों को भरोसा हुआ, थोड़ा मुकालता भी लोगों ने पाला, और दूसरी लहर में हमने देखा किस तरह के हालात हुए, ऑक्सीजन की कमी हुई। उस समय इतनी सख्ती नहीं देख पाए, लेकिन चूंकि अब आप देखिए, अभी आप देखेंगे कितने आश्चर्य की बात है कि आप दुबई की, इंदौर से दुबई की फ़्लाइट से सारी बुक हैं, सब 31 का जश्न मनाने दुबई जा रहे हैं, पूरी फ्लाइट बुक है। दुबई एक्सपो का भी असर है, तो लोग भी थोड़ा सा, अब लोगों में क्या एक ये देखने में आ रहा है सर कि लोगों में भी एक थोड़ा सा कोरोना का खौफ कम हो गया है, और इतने लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं तो अब वो थोड़ा सा लापरवाह हो गए। इसीलिए सरकार को प्रतिबंध की ओर लौटना पड़ा और मास्क पे 200 रुपये का जुर्माना उन्हें वापस लागू करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं प्रतिबंध का असर तो बिल्कुल दिखेगा। सर बाजार में भी अपन जैसे इंदौर शहर की बात करें तो राजबाड़ा हो गया, रानीपुरा हो गया, इन जगह भी भीड़, बहुत क्राउड बढ़ते जा रहा है, दिन पे दिन बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ते जा रहा है। लोगों ने उसमें अवेयरनेस भी नहीं की है, कोई मास्क नहीं, कोई अपना जो सैनिटाइजर, हाथ में सैनिटाइजर नहीं, इसको लेके भी लोगों में अवेयरनेस बहुत कम होती जा रही है। इसको लेके तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ ये पूरा लोगों अपने आप को बचाना है तो लोगों को पहल करना होगी। प्रशासन गाइडलाइन बना सकता है, नगर निगम सख्ती कर सकता है, नगर निगम चालान बना सकता है, लेकिन डंडा नहीं मार सकता। भाई आपको खुद को अपनी रक्षा आपको खुद करना पड़ेगी। जब आपको पता है कि मास्क लगाने से आप अपने को बच सकते हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद तो बचेंगे, आपके साथ में आपका परिवार है। अगर आप बाजार जाते हैं, बाहर से संक्रमण लेके आते हैं तो आपका पूरा परिवार खतरे में है। तो कम से कम आप अपने बारे में नहीं सोच रहे तो आप अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने मिलने जुलने वालों के बारे में तो आपको सोचना चाहिए। तो यहाँ पे तो जागरूकता पब्लिक को ही दिखाना चाहिए। सर ऐसा भी लेकिन नजर आ रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर भी सरकार क्या करेगी? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और आप ये भी देखेंगे आजकल चर्चा भी होने लगी है कि चुनावी रैलियों से कोरोना को डर लगता है। जगह जगह चुनावी रैली हो रही है। पश्चिम बंगाल का उदाहरण आपने देखा, वहाँ पे चुनाव हुआ, उसकी भी काफ़ी भर्त्सना हुई थी, लेकिन वहाँ पे जैसे चुनाव निपटा तो काफ़ी तादाद में मरीज सामने आने लगे थे। आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि भाई वो यूपी में लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए रैली, राजनीतिक रैली और सभाओं पर रोक लगाए। उनको प्रचार करना तो अपने सोशल मीडिया पे करें, लेकिन क्या है कि राजनेता बाकी सारे प्रतिबंध कर देते हैं। हम प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने सारे प्रतिबंध लगा दिए, अंत्येष्टि में 20 लोगों की, शादी में 50 लोगों की, लेकिन चुनावी रैली, उन्होंने खुद चुनावी रैली करी, सभाएं करी, उसमें हजारों की भीड़ उमड़ी, तो वहाँ पे ये लागू नहीं होता। तो यहाँ पे दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए सरकार का। अगर वो लोगों पे प्रतिबंध लगा रही है तो उसको चुनावी रैली और चुनावी सभाओं पे भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, तब एक अच्छा संदेश जाए। बीच में चलाना चाहिए कि जो कोरोना है वो चुनाव रैलियों में नहीं जाता। हाँ, ये अभी भी ये ट्रेंड वापस शुरू हो गया है कि भैया पश्चिम बंगाल में आप देखिए, उसके बाद जो हालात हुई थी, अब यूपी में चुनाव है, अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है, जबकि यूपी और पंजाब में वैक्सीनेशन की दर काफ़ी कम है। बिल्कुल। हालांकि यूपी सरकार का दावा है कि 19 करोड़ वैक्सीनेशन कर दिया, लेकिन वहाँ की आबादी के हिसाब से काफ़ी कम है। तो इसलिए सरकार को जो भारत निर्वाचन आयोग का आग्रह है उस पर विचार जरूर करना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार भी इस पर विचार कर रही है और उसने वैक्सीनेशन 5 राज्यों में बढ़ाने के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन चुनावी रैली पे अभी कोई उसका वो नहीं आया है। और सुभाष चंद्रा जो भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने भी यही कहा है कि हम पहले एक बार दौरा करेंगे यूपी का, उसके बाद निर्णय लेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत निर्वाचन आयोग भी और सरकार भी चुनाव के मसले को लेकर थोड़ा सा इनका मामला ढुलमुल ही नजर आता है। सर अभी बात करें इंदौर शहर की, वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो, हर संभव कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इंदौर शहर वासियों को सेकंड डोज भी लग जाए। जिस तरह के दावे किए गए हैं कि फर्स्ट डोज जो लग चुका है, सेकंड डोज को लेकर कवायद जारी है। क्या लगता है सर आपको जो वैक्सीनेशन को लेकर कितना प्रभावशील है इस कोरोना संक्रमण में, और यदि आम जनता अभी भी क्या जागरूक है, क्या अभी भी वो सेकंड डोज को लेकर, क्योंकि जिस तरह के समाचार पत्रों में आ रहा है कि अभी भी आम जनता में सेकंड डोज को लेकर रुचि नहीं है, लेकिन ये ओमिक्रॉन जो आया है काफ़ी, जिसके बारे में बताएं कि ये 5 गुना संक्रमण की तरफ फैलता है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। ऐसे में वैक्सीनेशन बेहद महत्वपूर्ण है। सोशल डिस्टेंसिंग, जिस तरह आपने कहा कि मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है, सैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी है, वैसे वैक्सीनेशन कराना भी बेहद ज़रूरी है। ऐसे में सर क्या लगता है कि अभी भी इंदौर शहर में कहीं ना कहीं लोग जागरूक नहीं है, क्योंकि लगातार सेकंड डोज को लेकर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो सफलता नहीं मिल पा रही सर? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही जतिन की, वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें तो पूरे भारतवर्ष में आज की तारीख में सिर्फ 45% वैक्सीनेशन हुआ है। रही मध्य प्रदेश और इंदौर की बात, तो इस मामले में मैं मध्य प्रदेश सरकार को और इंदौर के प्रशासन को जरूर साधुवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने इस मामले में काफ़ी अच्छी प्रगति की है। अगर प्रदेश की बात करें तो करीब 89% वैक्सीनेशन हो चुका है और इंदौर में तो 95% वैक्सीनेशन का आंकड़ा छू चुके हैं। लेकिन अभी भी
कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन से बच रहे हैं, वो वैक्सीनेशन करवाना नहीं चाहते, जबकि इतने प्रचार हो रहे हैं कि सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई, लक्की ड्रॉ तक निकाले, मतलब सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, लेकिन यहाँ पे लोगों ने जागरूकता कम दिखाई। अब पहले ये माना जा रहा था कि प्रदेश और इंदौर में काफ़ी अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है तो कोरोना वेरिएंट का असर कम होगा, ये बात हम भी मान रहे थे। हम जो डॉक्टर से चर्चा है, विशेषज्ञों से चर्चा है, उनका भी कहना था। लेकिन अब आप देखेंगे कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 33 केस हैं, तो मध्य प्रदेश में 32 केस हैं, आज इंदौर में 22 केस हैं, जो पिछले दिनों में 1 या 2, 3, 4 केस तक सिमट गए थे। तो ये जो 22 केस एकदम जो उछाल आया जतिन सर, ये कहीं ना कहीं चिंता का कारण है। बहुत बड़ी चिंता और सरकार को कुछ भी करके लोगों तक या तो कुछ घर घर वैक्सीनेशन करवा, कुछ भी करके 100% वैक्सीनेशन की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। नहीं, पर सर निगम और सरकार की एक बहुत अच्छी एक पहल भी थी कि उन्होंने रोड पर अपनी जो गाड़ियां होती है उसे खड़े कर कर वैक्सीनेशन उन्होंने लोगों को अवेयर किया। उनके माइक सेट से उन्होंने अनाउंस किया कि आप यहाँ आकर वैक्सीन लगा सकते हैं। एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि बहुत भीड़ हो चुकी थी, सेंटर्स पे जाते थे तो वहां पर लोगों को बहुत भीड़ लाइन लगा के खड़े रहना पड़ता था। फिर उन्होंने ये भी एक बहुत अच्छा प्लान आउट किया कि जगह चौराहे पे जो गाड़ी खड़ी करी उससे लोग अवेयर हुए, उन्होंने जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश की है। आपने बिल्कुल सही कहा, जैसा मैंने कहा कि शासन प्रशासन व्यवस्थाएं पूरी कर सकता है और इन्होंने व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी कहीं भी, जैसे आपने कहा कि इन्होंने गाड़ियां लगाई, बूथ्स बनाए, लेकिन जनता को वहां तक ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू किया कि आप आओ गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीन लगवा लो, कितनी सुविधा थी, कितनी सुविधा है। अब आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि बीच में कई ऐसे केसेस आए कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिए जी। तो अब ये जनता किसके साथ धोखा कर रही है? अपने साथ कर रही है, अपने परिवार के साथ कर रही है। सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, आपको दरवाजे तक वैक्सीन पहुंचा रही है, आप उसके बावजूद नहीं लगाओगे, तो ये जनता को समझना होगा, उसको कहीं ना कहीं उसको अवेयरनेस होना जरूरी है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए, खूब प्रचार करा, काफ़ी टीम लगाई, घर घर दस्तक दी, लेकिन अब पब्लिक को कहीं ना कहीं पहल तो करना होगी। सर क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी होगी शिवराज सरकार की, और क्या इसके फायदे जनता तक अब पहुंच पाएंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही और मौजूद सवाल पूछा सर, कि आप देखेंगे कि पहली लहर में सरकार के पास कोई तैयारी नहीं थी। अच्छा, उसकी एक वजह यह भी बता दूं कि कोरोना को लेकर इसके पहले किसी के पास ना कोई रिसर्च था, ना कोई आंकड़े थे, हर दिन नए बयान आते थे, पब्लिक जनता खुद कंफ्यूज जाती थी कि इसकी बात सही है कि इसकी बात सही है। कोई अलग बयान देता है, केंद्र सरकार का अलग बयान आता है, एम्स के डॉक्टर्स के अलग बयान आते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन था। चूंकि पहली लहर में लॉकडाउन काफ़ी अच्छे से निपट गया था, तो हमने वो त्रासदी नहीं देखी। दूसरी दौर में जब दूसरी लहर आई तो थोड़ा सा पहली लहर में हम आसानी से निपट चुके थे, तो लोगों को कॉन्फिडेंस भी था कि अरे निपट लेंगे। लेकिन जो भयावह दृश्य हमने देखे, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवाइयों की कमी, ऑक्सीजन की कमी से लोगों ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। लेकिन एक बात ये अच्छी हुई कि ये सब जो हमने बुरा समय निकाला, उसके बाद प्रशासन ने, कम से कम इंदौर प्रशासन जो मैंने देखा है, प्रदेश सरकार की बात करूँ, इन्होंने काफ़ी अच्छे कदम उठाए। आज की तारीख की बात करें तो अपने पास करीब 3700 के आसपास तो आईसीयू बेड है, बिल्कुल 10,000 के आसपास बेड आरक्षित हैं, है ना। 40 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, दवाइयों की कमी नहीं है, 95% के आसपास अपना वैक्सीनेशन हो चुका है। और अभी आप देखेंगे कि सरकार अपने प्रशासन किस तरह गंभीर है कि अभी हाल ही में उसने इंदौर के 3 बड़े अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की है, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं किया था, तो उसके 25% के आसपास बेड सील कर दिए। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है, बस आवश्यकता है कि जनता अपनी जागरूकता दिखाए और वापस लॉकडाउन की ओर नहीं जाना है, तो कम से कम भीड़ से बचे, मास्क लगाओ, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करें। सर नहीं लगता है यदि इस बार फिर यदि लॉकडाउन की स्थिति की ओर हम आगे बढ़ते हैं, लॉकडाउन लगता है, यदि हम पिछले सेकंड फेज की बात करें जब कोरोना संक्रमण फैला था, उसके काफ़ी भयावह दौर हमने देखा। कहीं ना कहीं आम लोगों ने अपने आमजन को तो खोया ही है, लेकिन आर्थिक रूप से भी काफ़ी कमज़ोर हो गए। यदि हम बात करें किसी एक सामान्य मजदूर वर्ग की हम बात करते हैं, क्योंकि वो जो रोज़ कहते हैं, कहावत है कि रोज़ गड्ढा खोदना रोज़ पानी पीना, एक मजदूर के लिए ये महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन उस वक्त ना रोज़गार था, कुछ भी नहीं था। ऐसे में क्या वो स्थिति यदि अभी बनती है तो शायद कोरोना से इंसान मरे ना मरे, लेकिन भूख से जरूर हालत खराब हो जाएगी। उसको लेकर सर क्या सोचते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा जतिन, कि अभी हम जो स्थिति देख रहे हैं, अभी तक की जो रिसर्च थी वो यही बता रही थी कि ओमिक्रॉन फैल तो बहुत तेज़ी से रहा है, लेकिन इतना नुकसान नहीं कर रहा है। लेकिन अब जो नए आंकड़े आ रहे हैं, जो नई रिसर्च आ रही है, उसमें ओमिक्रॉन डराने लगा है।
तो अगर हमने संयम नहीं बरता, हमने सतर्कता नहीं बरती, हमने सावधानी नहीं बरती, तो हो सकता है कि हमें और सख्त, मैं लॉकडाउन तो नहीं कहूँगा क्योंकि सरकार भी अब शायद लॉकडाउन से बचेगी, क्योंकि पहले लॉकडाउन के बाद में जो स्थितियाँ बनी उससे सरकार ने काफ़ी कुछ सबक भी लिया, तो मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन की स्थिति बनी। लेकिन अगर हालात बद से बदतर होते गए तो वापस लॉकडाउन की तरफ जा भी सकते हैं। तो इससे बचने का सिर्फ एक यही तरीका है कि जनता जो है वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करे। और आपने सही कहा कि जो बड़े लोग होते हैं वो तो सर्वाइव कर जाते हैं। कोरोना काल के बाद काफ़ी कुछ व्यापार पटरी पर लोड भी आया है, अर्थव्यवस्था भी अपनी गति पकड़ने ही लगी है, लेकिन वापस से तीसरी लहर आ रही है। लेकिन इसमें जो छोटा तबका है, जो मजदूर वर्ग है, जैसा कि आपने कहा, उनके लिए वाकई में बहुत दिक्कतें होती हैं। बीच में सर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी एक बयान आया है कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसी गरीब का को परेशानी ना हो। इसको लेकर भी एक बयान अभी मुख्यमंत्री जी का नहीं, सरकार ने इस बारे में भी काफ़ी अच्छा काम किया। इसके पहले भी उन्हें मुफ्त राशन गरीबों को बंटवाया है, घर घर पहुँचाया है। केंद्र सरकार ने भी काफ़ी मदद भेजी है और महीनों 5-6 महीने तक का राशन मुफ्त दिया है प्रति व्यक्ति के हिसाब से। तो सरकार तो अपने काम कर रही है, बस ये है कि जनता भी थोड़ी जागरूकता दिखाए और कोविड गाइडलाइन का पालन करे, तो हम इस खतरे को भी टाल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सर। यदि हम वो देखिए सेकंड फेज का जब दौर आया था, हर प्रशासनिक स्तर पर हम बात करें, क्योंकि सर आप भी फील्ड पे रहे, आपने पूरा देखा है, चाहे पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो या अन्य विभाग हो, सभी ने पूरी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आम जनता की मदद की है, उन तक राशन पहुंचाया गरीब लोगों। तो यदि हम बात करें बाईपास रोड से, क्योंकि काफ़ी प्रवासी लोग आए थे, अपने घर को लौट रहे थे, क्योंकि यदि बात करें महाराष्ट्र की, आसपास के जो जिले हैं वहाँ से भी लोग, क्योंकि उस वक्त रोजगार खत्म हो चुके थे, उन्होंने यही कोशिश की कि जैसे तैसे चाहे पैदल ही जाए, हम हमारे घर पहुँच जाएँ, ताकि हमें वहाँ तो हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। ऐसी भी परिस्थिति देखी। लेकिन इस वक्त प्रशासन की बात करें, पुलिस विभाग की बात करें, ये आंखों देखी बात है कि उन्होंने जो सराहनीय भूमिका निभाई, उससे कहीं ना कहीं आम जनता के मन में उनके लिए एक सकारात्मक रवैया आया है, उनके लिए सकारात्मक सोच बनी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली क्या लॉकडाउन की वजह से मजदूरों ने जो पलायन किया, वो दृश्य भी काफ़ी दुख देने वाले दृश्य थे और लाखों हजारों की भीड़ पैदल चली जा रही है। लेकिन इस दौरान प्रशासन और पूरी सरकारी मशीनरी ने, जो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा काम किया और रात दिन उन्होंने, और पुलिस का तो एक नया ही मानवीय चेहरा भी देखने को मिला है। लोग पुलिस से काफ़ी खौफ खाते थे, लेकिन पुलिस काफ़ी मददगार बन के उभरी। हमने ये भी देखा कि इंदौर में डॉक्टर्स की टीम पे हमले तक हुए, पथराव तक हुआ है, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं मारी। दूसरे दिन वापस उसी कॉलोनी में, उसी गली में पहुंचे और लोगों को आगाह किया। और काफ़ी पूरी सरकारी मशीनरी ने रात दिन, अधिकारियों ने अपने आगे हो के अपनी तरफ से लोगों की मदद की, उन्हें भोजन के पैकेट्स बंटवाए हैं। चूँकि किसी को ये अंदाज़ा नहीं था, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पूरा विश्व 2-3 महीने के लिए बंद हो जाएगा। मतलब लॉकडाउन की ना आपने कल्पना की होगी, ना मैंने की होगी, ना जतिन आपने की होगी, किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। तो लोगों के लिए एक नई चीज देखने को थी। और मजदूर क्या, इसमें कुछ अफवाहों ने भी बहुत काम किया। कुछ शरारती तत्वों ने अफवाह फैला दी कि लॉकडाउन खुलेगा नहीं यहीं, और कुछ लोगों ने भी मजदूरों को सपोर्ट नहीं किया। पीएम मोदी ने आह्वान भी किया था कि भाई आप किराया ना लें, उनको मदद करें, जो जाएं वो वहीं रहे। लेकिन ऐसी भी खबरें आई हैं कि मकान मालिक हों, उन्होंने उनसे घर खाली करवा लिया, जो भी उनको मतलब पूरी तरह से सहयोग नहीं किया, उसलिए भी वो स्थिति बनी। तो पर कुल मिला के पूरी सरकारी मशीनरी ने बहुत अच्छा काम किया, रात दिन जुटे रहे। कई पुलिसकर्मी हमारे शहीद भी हुए, इस दौरान संक्रमित भी हुए। प्रशासनिक अमला पूरा जुटा रहा पल पल मौके पे, और वो भी काफ़ी संक्रमित हुए और कई हमारे अधिकारियों को जान भी गंवाना पड़ी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और उसी का परिणाम है कि आज इंदौर बहुत सेफ जोन में। लेकिन जिस तरह से अब इंदौर में केसेस बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में अभी ओमिक्रॉन के 108 केस हैं, दिल्ली में 80 केस हैं, जगह जगह बढ़ता जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश और इंदौर में ओमिक्रॉन, हालांकि 6 जो विदेश से लोग आए उनमें संदिग्ध मिले ओमिक्रॉन के, लेकिन सरकार ने अभी पुष्टि नहीं की है। पर आगे अभी आज तक की स्थिति हम माने तो हम अभी फिर भी सेफ जोन में। लेकिन जो 22 पेशेंट अभी आए वो थोड़ा चिंता का विषय है, तो अभी भी हमको थोड़ी सतर्कता तो रखना जरूरी है। जतिन बिल्कुल सर, जिस तरह सर से आज हमारी खास चर्चा हुई इस कोरोना संक्रमण के जो बढ़ते संक्रमण के प्रभाव उसको देखते हुए, सर ने काफ़ी बातों पर जो है प्रकाश डाला। और निश्चित तौर पर सर का कहना सही है कि एक बार फिर कोरोना संक्रमण का असर देखने को मिल रहा है। इसमें सावधानी सर बिल्कुल ज़रूरी है,
निश्चित तौर पर खबर मध्य प्रदेश भी आपसे अनुरोध करता है, अपील करता है कि एक बार फिर कोरोना संक्रमण की जो लहर है ये सामने आ रही है, तीसरी लहर की संभावना दिख रही है। ऐसे में हम सबको मिलकर इसका सामना करना है। जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस कोरोना संक्रमण की जो लहर, संभावित लहर है, इसका सामना हमें करना है। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं। ये मैं एक बार दोबारा दोहराऊंगा कि आप मास्क ज़रूर लगाएं और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। और जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगाया है, प्लीज़ आप वैक्सीनेशन लगाएं, क्योंकि ये कोरोना संक्रमण से बचने का सबसे कारगर उपाय वैक्सीनेशन है वर्तमान में। इसलिए खबर मध्य प्रदेश आपसे हमेशा अपील करता है और करता रहेगा कि आप कोरोना संक्रमण की जो प्रशासन ने गाइडलाइन बनाई है उसका पालन करें और निश्चित तौर पर हम इस तीसरी लहर की जंग को भी जीतेंगे और एक बार फिर इससे उबर पाएंगे। एक बार फिर सर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सर आप हमसे जुड़े और आपने कीमती समय में दिया। तो लगातार आप खबर मध्य प्रदेश से बने रहिए और देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।